चलो स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो बेसिकली थोड़ा सा इसकी चैप्टर के बारे में बोले ना, तो सिर्फ तीन ही स्टेजेस है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो उसके बारे में हमें स्टडी करना है, बाकी दो तीन स्टेजेस को छोड़ दो। सॉलिड लिक्विड एंड गैस के बारे में स्टडी करना है हमें, कंपैरेटिव स्टडी करना है और अलग अलग फॉर्मूलेज वगैरह देखने हैं, क्या होता है कैसे होता है, ये सारी चीजें देखनी। बेसिक प्रॉपर्टी सबको मालूम है, ये इसका शेप फिक्स रहता है, वॉल्यूम फिक्स है, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपको मालूम है। तो उसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी बेसिक है और उसको बाद में अप्लाई करेंगे हम। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, इसी को डिस्पर्शन फोर्स भी कहते हैं या फिर एक लंडन फोर्स, ये फर्स्ट हो गया। ना, मॉलिक्यूल कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहता है या एटम रहता है। ठीक है, इसके तरह ये नॉन पोलर रहता है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगभग ना के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है, ओके। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग ना के बराबर है। यहाँ पे एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली यहाँ पे निगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव। तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स रहता है एक चीज, एंड सेकेंड चीज, यहाँ पे जो चार्ज है उसकी कुछ डायरेक्शन है, देखो चार्ज की कुछ डायरेक्शन है। ठीक है, क्योंकि एक साइड में पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे साइड में निगेटिव, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी ही होगी। ओके, जनरली निगेटिव चार्ज की तरफ हम डायरेक्शन दिखाते हैं, पोल या डायपोल में से निगेटिव चार्ज की तरफ हम डायरेक्शन दिखाते हैं जनरली। नाउ सेम चीज ऐसा भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, मतलब डायरेक्शन राइट हैंड साइड है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, बाकी कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है। ओके, डिस्पर्शन फोर्स या लंडन फोर्स इसको हम कहेंगे। नाउ इसके कैटेगरीज बहुत सिंपल है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हमने बहुत बार देख ही लिया है, दो ही तीन ही एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं, डायपोल डायपोल एंड डायपोल इंड्यूस डायपोल, ये दो इंपॉर्टेंट है। डायपोल डायपोल का मतलब ये होता है कि दोनों मॉलिक्यूल, ये पहला मॉलिक्यूल जो कि डायपोलर है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव, ये दूसरा मॉलिक्यूल जो भी पोलर है, पॉजिटिव निगेटिव, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसको हम कहते हैं डायपोल डायपोल लंडन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स, डायपोल डायपोल डिस्पर्शन फोर्स। एंड सेकेंड जो है वो, पहला तो डायपोल है ही, मतलब ये पहला मॉलिक्यूल, ये वर्ड है ना डायपोल, मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है। एंड सेकंड वन इंड्यूस डायपोल है, इंड्यूस का मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल को, ये सेकंड मॉलिक्यूल को इनर्ट कंडीशन में देखते हैं तो वो पोलर नहीं होता, वो इस तरह से होता है, नॉन पोलर होता है। ठीक है, लेकिन इसके कांटेक्ट में आने के बाद वो, इसमें पोल्स जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे पोल आ जाते हैं, ये जो नॉन पोलर था ये पोलर हो जाता है, किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो हम इसको कहते हैं कि ये इंड्यूस्ड हो गए, पोल्स इसमें इंड्यूस्ड हो गए, इंट्रोड्यूस किए गए। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, या इस अट्रैक्शन फोर्स को हम कहते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ए बी, ये पोलर मॉलिक्यूल है और इसकी वजह से यहाँ पे पोल्स बन गए। ठीक है, पोल्स बन गए, तो उसको हम इंड्यूस्ड डायपोल इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, इनर्ट कंडीशन में ये नॉन पोलर है, मतलब इसको यहाँ से निकाल के सेपरेट कर दो तो नॉन पोलर है। ओके, लेकिन इसके कॉन्टेक्ट में आने के बाद पोलर बन जाता है। तो ये एक अट्रैक्शन फोर्स है। ऑब्वियसली सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एंड लास्ट में डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ओके, तो ये उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से है ना। गैसेस के बारे में स्टडी करें, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। तो फास्ट देख लेते हैं थ्योरी, जो हमें पहले से मालूम है। गैस स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, हाईली कॉम्प्रेसिबल, आप कितना भी प्रेशर लगाओ ये कॉम्प्रेस हो जाएंगे गैसेस। ठीक है, हाईली कॉम्प्रेसिबल। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली ऑन ऑल डायरेक्शंस, तो कंटेनर में ऑल डायरेक्शन में प्रेशर इक्वल होगा, किसी भी कॉर्नर पे आप देख सकते हो प्रेशर। गैसेस मस्ट हैव लोअर लोअर डेंसिटी देन द सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड की कंपैरिजन में डेंसिटी लो होती है। वॉल्यूम एंड शेप चेंज हो सकता है, फिक्स नहीं, चेंज हो सकता है। ठीक है, gases mix eventually and completely in all proportion without any mechanical, इसका मतलब क्या है, किसी भी मैकेनिकल फोर्स लगाने के नहीं भी लगाओगे तो भी सारे गैसेस एक दूसरे में कंप्लीटली एंड इवनली मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो गैसेस को मिक्स करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टी, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, इसका मतलब सिंपल, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। बेसिक था, यहाँ पे मेन चीज क्या है, हाईली कॉम्प्रेसिबल। ओके, बेसिक प्रॉपर्टी है, बाकी कुछ नहीं।
नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे हम पहले तो बॉयल्स लॉ को यूज करेंगे गैसेस के लिए। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? इट इज अ कोरिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। अभी आपको है ना आइडियल गैस इक्वेशन मालूम है, तो सिर्फ इसी को याद रखना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो बॉयल्स लॉ है, तो एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कांस्टेंट है, आर यूनिवर्सल कांस्टेंट है, एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिए। ओके, सो बाकी तो ये दोनों फिर ये सारी चीजें कांस्टेंट हो गया ना। तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हम ऐसे कहेंगे पी इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया बेसिकली, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट, ये डेरिवेशन है ओनली। ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो हमने पहले ही कांस्टेंट ले लिया था, द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विथ इट्स वॉल्यूम। सो देखो, बॉयल्स लॉ, ये सारे लॉज को कंबाइन करके आइडियल गैस इक्वेशन बनता है, लेकिन अभी हमें मालूम है तो इतना मतलब आइडियल गैस को ही याद रखना, और कोरिलेशन आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ग्राफ के पास देखो, और इस चीज को थोड़ा सा समझने का ट्राई करो। अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना आपको, या बता रहा हूँ, उसके बारे में देखो। सपोज ये एक कंटेनर है, यहाँ पे पिस्टन है, ठीक है, यहाँ पे पिस्टन है, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है। इसको समझो, अभी ये थोड़ा सा टीडियस है। और इसका वॉल्यूम सपोज V1 है, या 100 लीटर, ठीक है, 100 लीटर वॉल्यूम, 1 एटमॉस्फेयर। अगर मैं इस एटमॉस्फेयर प्रेशर को डबल कर दूं, 2 एटमॉस्फेयर कर दूं, ओके, तो ये क्या हो जाएगा? सडनली वॉल्यूम जो है वो हाफ हो जाएगा, कंसिडर करते हैं, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, तो ये हो गया डायरेक्ट हाफ हो गया, मतलब 2 एटमॉस्फेयर में ये सिर्फ बच गया 50 लीटर, राइट। मतलब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इंक्रीज करने पे कितना वॉल्यूम कम हुआ? 15 लीटर वॉल्यूम कम हुआ। ओके, क्या ये होगा कि अब मैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ा दूं, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर अब मैं बढ़ा दूं यहाँ पे, मतलब 3 कर दूं, तो इसका वॉल्यूम फिर से 50 लीटर से कम होगा क्या? क्या लगता है आपको, यस और नो? होगा कि नहीं नो। होगा? नहीं होगा। ये सिंपल सा लॉजिक सबको समझ में आ गया। ओके, तो पहले तो ठीक है कि प्रेशर के साथ साथ वॉल्यूम भी, मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक। ओके, उसके बाद ऐसे नहीं होगा कि आप प्रेशर डबल कर दो तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा हर बार, ऐसे नहीं होगा। सॉरी, एक जगह पे ऐसे आएगा, आप कितना भी प्रेशर बढ़ाओ, वॉल्यूम पे वॉल्यूम उसके बाद कॉम्प्रेस होगा ही नहीं, राइट। तो यही रीजन है कि ये ग्राफ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ये कभी भी ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो ही नहीं सकता। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? प्रेशर आप, ये इनिशियल प्रेशर है, उसका डबल कर दो तो वॉल्यूम हाफ हो जाना चाहिए। अभी आपने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट 1 एटमॉस्फेयर में ये थोड़ी ना 50 से कम हो जाएगी, पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ये ग्राफ कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे लाइन में ग्राफ नहीं होता, ये ऐसे कर्व के फॉर्म में होता है। और इसको समझो, अभी पहले प्रेशर कम था, वॉल्यूम ज़्यादा, ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे था, प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम कम, उसके बाद प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम को ज़्यादा इफेक्ट होता ही नहीं, राइट। तो ये एक फैक्टर है जो आपको समझना है, या थोड़ा सा याद रखना है इस चीज को। इसी को हम कॉम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं। कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब कितना कॉम्प्रेस होता है। पहले 1 एटमॉस्फेयर से प्रेशर इंक्रीज करने के बाद कितना कॉम्प्रेस हुआ था? तो 50 लीटर कॉम्प्रेस हुआ था, ये उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी थी। लेकिन बाद में जब आप फिर से उसको 1 लीटर मतलब 2 एटमॉस्फेयर करोगे, ठीक है, मतलब 1 एटमॉस्फेयर से इंक्रीज करोगे, मतलब 1+1 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, पहले 1+1 कर दिया, तो अब ये 2+1 कहूंगा, 2+1 करोगे तो ये फिर से 50 लीटर से डिक्रीज नहीं होगा। मतलब यहाँ पे कॉम्प्रेसिबिलिटी कितनी थी? 50 लीटर, तो यहाँ पे कॉम्प्रेसिबिलिटी 50 लीटर होगी क्या? नहीं होगी, ठीक है, कॉम्प्रेसिबिलिटी कम हो जाती है। ओके, सो इसी को हम कहते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। आगे आएगा वो टर्म। नेक्स्ट वन, प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब प्रेशर एंड वॉल्यूम को 1/V लिया है, ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/V। और अगर टेम्परेचर के साथ आप कंपेयर करो, टेम्परेचर के साथ, तो ऑब्वियसली हमें मालूम है कि हाई टेम्परेचर में, टेम्परेचर आप ज़्यादा रखोगे तो गैसेस एक्सपांड होते हैं, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, राइट, वॉल्यूम ज़्यादा रहता है।
और अगर वॉल्यूम को आप कांस्टेंट रखो, सपोज टेम्परेचर इंक्रीज करना है आपको, टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, तो प्रेशर इंक्रीज होगा। लॉजिक समझ रहे हो? कंटेनर है, कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है, टेम्परेचर इंक्रीज करो, क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा ना, प्रेशर कुकर याद है, प्रेशर इंक्रीज होगा। यहाँ पे वही हो रहा है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखो, कोई भी एक वॉल्यूम, ठीक है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ग्राफ पे, वॉल्यूम कांस्टेंट है, अभी यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की मैंने, देखो पहले T1 टेम्परेचर, प्रेशर कम था, बाद में T3 प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए, कांस्टेंट है वॉल्यूम, स्ट्रेट लाइन, राइट। सो ये सिर्फ कन्वर्जन करते बैठना है हमें, टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर के बारे में। चलो ये हो गया फर्स्ट लॉ, बॉयस लॉ। सेकंड वन चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ हमें क्या बताता है? टेम्परेचर वॉल्यूम को रिलेशन, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को फिर से ले लो, इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बारे में बात करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज, सिंपल सा पॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कितना वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ये भी इन्होंने कैलकुलेट किया है। ओके, कितना वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कॉम्पिटेटिव के लिए आपको जरूरी है। फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर, अगर आप एक 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस बाय, कितना वॉल्यूम इंक्रीज होता है? 1 डिवाइडेड बाय 273.15 ऑफ द ओरिजिनल। मतलब क्या है? मतलब सपोज 0 डिग्री सेल्सियस में इसका कुछ वॉल्यूम है V, ठीक है, आपने इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कर दी, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इनिशियली जो वॉल्यूम है V प्लस जो नया वॉल्यूम बनेगा वो कितना बनेगा? 1 डिवाइडेड बाय 273.50, ये नया वॉल्यूम बनेगा। मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कितना हुआ? इतना इंक्रीज हुआ। ओके, ये हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम था, ओरिजिनल ओरिजिनल वॉल्यूम तो रहेगा प्लस इंक्रीज इन वॉल्यूम, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो। इसी को उन्होंने फॉर्मूला में लेके आए, बाकी कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूला में लेके आए इसको, ठीक है। सो फाइनल वॉल्यूम, ओके, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम होगा, हमने 10 डिग्री इंक्रीज किया है, 20-30 इंक्रीज किया है, सो वहां पे ओरिजिनल वॉल्यूम, ओके, प्लस प्लस हमने कितने डिग्री से इंक्रीज किया है वो टेम्परेचर, ओके, डिवाइडेड बाय 273.15 इंटू V0। तो ये फॉर्मूला है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में भी वॉल्यूम कितना हो सकता है, ओके, कितना हो सकता है। ये मुश्किल लगे तो कम से कम इतना याद रखो, ये तो आपको याद है ही, पी वी इज इक्वल टू एन आर, ये तो सबको याद है, तो इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, चार्ल्स लॉ। ओके, अगेन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, हमें स्टडी करना है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, उसका प्रेशर पे क्या इफेक्ट होता है, वही चीजें हैं फिर से। अब यहाँ पे अगर हम देखें, प्रेशर का कोरिलेशन देखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, पीवी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो तो कांस्टेंट टेम्परेचर रखो, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। P4 सबसे ज्यादा प्रेशर है, वॉल्यूम क्या है? सबसे कम। P1 प्रेशर सबसे छोटा है, छोटा प्रेशर मतलब वॉल्यूम क्या है? सबसे ज्यादा। लॉजिक समझ में आ गया? बताओ मुझे यस और नो, ये ग्राफ समझ में आ गया? क्या बताना चाहता था? 3 वेरिएबल है यहाँ पे, ओके, एक टेम्परेचर है, एक वॉल्यूम है, और एक अलग अलग प्रेशर के लिए अलग अलग ग्राफ है। तो हम किसी भी कोरिलेशन से, और करना क्या है आपको, सिंपल सा ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और ये भी ट्रू है कि नहीं है ये कैसे फाइंड आउट करोगे? ऐसे फाइंड आउट करना है, ये जो मेथड है ना, सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ करो और इसको क्रॉस चेक करके देखो क्या ये वैलिडेट है तो सही है। नेक्स्ट वन, गेल-लुसैक्स लॉ, इसको देख लेते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर। एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर वेरीज विथ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज प्रेशर डिक्रीज। ओके, तो गेल-लुसैक्स लॉ कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए, ओके, क्वांटिटी के लिए। तो आगे जाके
एवोगाड्रोस लॉ तो आने ही वाला है, गै-लुसैक्स लॉ को ओवरकम कर देगा। तो एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है, एकदम सिंपल वर्ड में, 1 मोल इज इक्वल टू उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर। ये कोई भी गैस हो, कोई लेना देना नहीं है, कोई भी गैस हो, 1 मोल अगर कोई भी गैस लेके आओगे तो उसका वॉल्यूम इतना ही रहेगा। ओके, ऑब्वियसली एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये कोरिलेशन हमें ये एवोगाड्रोस लॉ ने बता दिया था। ओके, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल या क्वांटिटी। सो बाकी यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन भी देख लो। मोल का फॉर्मूला क्या रहता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट मतलब जो मास है वो एम, स्मॉल एम डिवाइडेड मोलर मास। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे डाल दिए। ओके, नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास के लिए इक्वेशन को मॉडिफाई किया। ओके, इसको मॉडिफाई करोगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पे लिखा नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। कैपिटल एम इज इक्वल टू, के फोर को रहने दो एज इट इज, एम मतलब मास डिवाइडेड बाय वी, मास अपॉन वॉल्यूम मतलब डेंसिटी। तो मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डेंसिटी। ये नया फॉर्मूला निकल गया। ओके, सो चलो इतना भी डिटेल में नहीं भी जाओगे तो भी इतना तो समझ लो कि ये v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है। इसको अप्लाई करेंगे हम। नेक्स्ट वन, आइडियल गैस इक्वेशन। ये अभी जो हमने देखा उन सबको मिला के एक आइडियल गैस इक्वेशन हमने निकाला था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। लेकिन इसके साथ साथ आर की वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा। और ये किस पे डिपेंड है, ये पैरामीटर्स पे डिपेंड रहती है। ओके, प्रेशर कौन से फॉर्म में है, वॉल्यूम कौन से फॉर्म में है, मोल्स के मतलब एन कौन से फॉर्म में और टी कौन से फॉर्म में। एन तो ठीक है, मोल के ही फॉर्म में रहता है, इसका टेंशन नहीं, जरूरत नहीं। टेम्परेचर का भी कन्वर्जन हमें आता है, डिग्री सेल्सियस तो केल्विन नहीं करना पड़ता है। ओके, वॉल्यूम का कन्वर्जन एंड प्रेशर का कन्वर्जन, ये दो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। वॉल्यूम का भी इतना मुश्किल नहीं है बेसिकली। ओके, लीटर से एमएल वगैरह ये सारी चीजें तो हो सकती है। प्रेशर को थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, कन्वर्टिंग फैक्टर पास्कल रहता है, कभी बार आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे ये आर की वैल्यू है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टेडियस जॉब हो जाता है यहाँ पे। नाउ डेंसिटी एंड मोलर मास के बारे में थोड़ा सा कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ये जो हमने अभी देखा है ना आइडियल गैस इक्वेशन, उसी के बेसिस पे हमने क्या देखा था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी देखा था। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसी इक्वेशन को मॉडिफाई किया है। देखो तो ये आर टी है, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो पी डिवाइडेड बाय आर टी होगा। ओके, इज इक्वल टू वॉल्यूम को यहाँ पे लेके आएंगे, वॉल्यूम को यहाँ पे, तो एन डिवाइडेड बाय वी। ओके, नेक्स्ट एन को रिप्लेस करना है एम बाय स्मॉल एम बाय कैपिटल एम से, तो ये वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। वही तो क्या है, एन स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। नाउ मास अपॉन वॉल्यूम मतलब डेंसिटी, तो ये डेंसिटी ऐड कर दी उन्होंने। ठीक है, और इसके लिए इक्वेशन को मॉडिफाई किया एम के लिए। तो यही सारी चीजें की है। ये याद नहीं भी रखोगे तो भी आई थिंक कि आपको एग्जाम में अगर ये कन्वर्जन करना पड़े तो आपको आ सकता है। मतलब फॉर्मूला याद करने का काम आपका थोड़ा सा कम कर रहा हूँ इसके थ्रू, कंसिडरिंग कि आपको ये कन्वर्जन आता है। ओके, सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो कि ये कन्वर्जन समझ में नहीं आया, या ये कुछ लॉज वगैरह समझ में नहीं आया, ऐसे कुछ है क्या, या ग्राफ समझ में नहीं आया। नहीं, सब समझ में आ रहा है, ओके। बाकी सबको भी कंसिडर कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन है तो डाल दो। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। नहीं है, ओके। नेक्स्ट वन, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ ऑफ व्हाट, पार्शियल प्रेशर। ओके, सो एकदम सिंपल मीनिंग है पार्शियल प्रेशर का। सपोज हमारे पास एक यहाँ पे गैसेस है, कंटेनर बड़ा हो गया। यहाँ पे गैसेस है, सपोज दो गैसेस है, एक तो मैं रेड कलर से यहाँ पे डॉटेड निकाल दूँ और दूसरा ब्लैक कलर से निकाल दूँ। तो यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा वॉल पे, ठीक है, वो टोटल प्रेशर होगा। लेकिन ये टोटल प्रेशर किसकी वजह से है, इज बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ, ये ब्लैक कलर के जो है इसको P1 कहता हूँ, एंड जो रेड कलर के उसको P2 कहता हूँ। रेड कलर के जो है P2 कहता हूँ, इज बिकॉज ऑफ
टोटल प्रेशर इज बिकॉज ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय P1 प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय P2। उसी को हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर, इसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर। ठीक है, इसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर। ओके, सो जो टोटल प्रेशर आता है वो इन्हीं को मिला के ही आता है। ठीक है, इनको ऐड करने के बाद ही आता है। सो धीरे धीरे अभी हम देख लेंगे इसका सिंपल मीनिंग क्या है। सपोज फैमिली है और फैमिली में जो पेरेंट्स है दोनों भी कमा रहे हैं, सपोज दोनों का भी इनकम है, तो टोटल इनकम क्या हो गया? टोटल इनकम इज इक्वल टू हस्बैंड्स इनकम प्लस वाइफ टोटल इनकम। बस वैसे ही है। अब यहाँ पे चाइल्ड को धीरे धीरे जोड़ते जाओ, तो वो पार्शियल प्रेशर मतलब ऐड होते जाएगा, डिपेंड करता है कितने कंपोनेंट है उसमें। नाउ पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का और पार्शियल प्रेशर का क्या कोरिलेशन है उसको देखना है अभी। ऐसे तो नहीं होगा ना, जो टोटल प्रेशर है वो सारे गैसेस एक ही टाइप के प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, मतलब P1 P2 ये सेम प्रेशर और ये सेम प्रेशर एग्जर्ट करता है, ऐसे तो नहीं होगा ना। 2 पर्सन की सैलरी सेम थोड़ी ना होगी, एक की थोड़ी बहुत ज्यादा होगी, एक की थोड़ी कम होगी, ऐसे हो सकता है। उसमें फैमिली में चिल्ड्रन होगा तो उसकी और कम होगी, क्योंकि वो नया स्टार्ट कर रहा है करियर, तो ये हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे छोटा सा डेरिवेशन, पहले तो डेरिवेशन को समझ लेंगे। फॉर अ मिक्सचर ऑफ 3 गैसेस, तो 3 गैसेस का मिक्सचर किया, P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, और इन तीनों के कलेक्टिव प्रेशर से हमें मिलता है टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर। लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन को हम यूज करें अगर PV इज इक्वल टू NRT इज इक्वल टू NRT, और हम P1 के लिए यूज करें तो ये इक्वेशन आएगा। P1 के लिए N1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ऑब्वियसली जो फर्स्ट गैस है वो, R गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर सबका सेम रखा है। ओके, एंड कंटेनर का वॉल्यूम भी फिक्स है, क्योंकि मिक्सचर है ना तो हमने एक कंटेनर में रखा है, तो कंटेनर का वॉल्यूम भी फिक्स है। ओके, टेम्परेचर भी फिक्स है। तो यहाँ पे चेंज क्या होगा? सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1, ठीक है, चेंज होगा। P2 के लिए भी सेम एंड P3 के लिए भी हम सेम इक्वेशन लिख सकते हैं, सिर्फ चेंज N1 N2 एंड N3 इतना ही होगा। ओके, नेक्स्ट इस फॉर्मूला में इस वैल्यू को सिर्फ डाल देना, ऐड कर दे यहाँ पे। ठीक है, ऐड करने के बाद जो कॉमन फैक्टर है उसको बाहर निकालो ब्रैकेट के, RT अपॉन वी, RT अपॉन वी एंड RT अपॉन वी, इसको बाहर निकाल दिया ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट में रहा N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, विच इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ना हमें P1 के हिसाब से सपोज निकालना है, इसे कंसिडर करो फिलहाल के लिए। तो सिंपली हम इस इक्वेशन को, P1 के इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा इक्वेशन 1 कहेंगे, इसको इक्वेशन 2 कहेंगे, और इसको सिर्फ डिवाइड कर देंगे, बाकी कुछ भी नहीं। सो P1 डिवाइडेड बाय P टोटल, क्योंकि यहाँ पे P टोटल है। ठीक है, P1 डिवाइडेड बाय P टोटल, एंड यहाँ पे N1 RT अपॉन V है, तो उसको साइड में रखेंगे पहले। तो N1 RT अपॉन V ये ऊपर का इसका, ठीक है, एंड ये N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड RT अपॉन V, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचा? N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3, विच इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस, क्योंकि ये क्या है, ये रेशो क्या है? मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस ना, तो हम ये कहेंगे उसको फर्स्ट वन, फर्स्ट गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल, टोटल मोल, तो इसी को तो हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं, राइट। तो P1 डिवाइडेड बाय P टोटल कितना हो गया? P टोटल ये हो गया मोल फ्रैक्शन X1। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी तो सिर्फ कन्वर्टिंग फैक्टर है बस। P1 डिवाइडेड बाय P टोटल यहाँ से ले लिया इज इक्वल टू X1, तो P1 इज इक्वल टू X1 इंटू PT। ये देखो P1 इज इक्वल टू X1 इंटू P टोटल, तो इसको सिर्फ यहाँ पे लेके गए, बाकी कुछ नहीं। ओके, और ये से ही हम P2 P3 के लिए लिख सकते हैं, P2 एंड P3 के लिए ऐसे ही लिख सकते हैं, P2 इज इक्वल टू X2 इंटू P, P3 इज इक्वल टू X3 इंटू P। तो सिर्फ ये हमारा पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला है। ठीक है, या फिर पार्शियल प्रेशर एंड विथ रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन, जो कन्वर्जन है या कोरिलेशन है, ये हमें यहाँ से पता चलता है। P1 इज इक्वल टू X1 इंटू P टोटल, ये हमारा फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आता है।
डेरिवेशन के लिए थोड़ा सा कम आता है, लेकिन ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार, बहुत कॉमन है। पहले तो अब मुझे बताओ, यहाँ तक सबको समझा कि नहीं समझा? दिशा को समझा, बाकी लोगों को समझा क्या? यस और नो मैसेज में डाल दो तो फास्ट। जो नहीं समझा वो बताओ तो। वापस बताओ। आवाज नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही। शायद संजना ने कुछ कहा था। ओके, रिपीट कर देता हूँ, चलो कोई इशू नहीं। अभी तो देखने की जरूरत भी नहीं है किसी को, ठीक है, ऐसे में कंसिडर करता हूँ। रिपीट कर रहा हूँ तो देखने की जरूरत भी नहीं है। ओके, सबसे पहले थ्री गैसेस के एडिशन की है, तो टोटल प्रेशर इज नथिंग बट प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस 1, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस 2, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस 3। ये पहला हो गया, ठीक है। एंड P1 P2 एंड P3 आइडियल गैस इक्वेशन को यूज किया, PV इज इक्वल टू nRT। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, R को भी कांस्टेंट है ही वो R, ठीक है। एंड वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम भी फिक्स है क्योंकि मिक्सचर है ना, तीनों गैसेस का मिक्सचर है, तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में ही होगा तीनों का, तो वॉल्यूम भी फिक्स है। सो P1 के लिए इक्वेशन, यही इक्वेशन मॉडिफाई होकर क्या होगा, P1 इज इक्वल टू N1 RT अपॉन V। ये V यहाँ पे आ जाएगा ना, ठीक है। P1 इज इक्वल टू N1 RT अपॉन V, P2 इज इक्वल टू N2 RT अपॉन V, P3 इज इक्वल टू N3 RT अपॉन V। अब ये P1 P2 P3 की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे डाल देंगे। तो अब मैं दिखा नहीं रहा हूँ, अब मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। कुछ भी नहीं, ये N1 RT अपॉन V प्लस N2 RT अपॉन V। बाद में क्या करना है बताओ, फास्ट बताओ, चलो कोई तो बताए मुझे, बाद में क्या करना है इसको। N1 RT plus upon V N2 को plus कॉमन N3। चलो RT अपॉन V को कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, N1 प्लस N2 प्लस N3। आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेज, आगे क्या करना है, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। 1 को 2 से डिवाइड करो, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, इतना ही लिखता हूँ मैं सिर्फ, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करो, क्या होगा, P1 डिवाइडेड बाय PT टोटल प्रेशर इज इक्वल टू N1 RT को बाहर साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड ये RT। RT कैंसल, RT अपॉन V जो भी है, RT अपॉन V और RT अपॉन V कैंसल कैंसल, ठीक है। बचा क्या, P1 अपॉन PT is equal to N1 upon total moles, which is nothing but what, x1। so P1 is equal to, या फिर P1 divided by PT is equal to x1, या P1 is equal to x1 into PT। सिंपल है। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला को याद रखिए ना। नेक्स्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, बेसिकली देखा जाए ना तो तीन हिसाब से या तीन पैरामीटर से हम काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की गिनते हैं। ओके, इसको ऐसे समझो कि ये कुछ अलग अलग वैल्यूज, मॉलिक्यूल तो सेम ही है ना, हमारे देखने का नजरिया अलग अलग है सिर्फ, ठीक है, मॉलिक्यूल सेम। ओके, तो हम यहाँ पे सिर्फ उसी चीज को थोड़ा सा ट्राई करेंगे समझने के लिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की। सबसे पहले होता है एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो सपोज आप क्लास में 100 बच्चे हैं, तो आपको कुछ लोगों को 60% मिलता है, कुछ लोगों को 90% मिलता है, कुछ लोगों को 50% मिलता है, कुछ लोगों को 80% मिलता है, राइट। एवरेज परसेंटेज अगर मुझे निकालनी है पूरे क्लास की, तो मैं क्लास के सारे स्टूडेंट्स की एडिशन करूंगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो उससे आपके क्लास की एक एवरेज परसेंटेज निकल के आएगा कि एवरेज परसेंटेज एक एग्जाम में आपको कितने, क्लास को कितने मिले एवरेज परसेंटेज, ठीक है, ये एवरेज स्पीड है। ओके, नेक्स्ट
इसको ये 2-3 चीजें अगर ऐड कर देना, ठीक है, दिखाता हूँ अभी आपको कैसे होता है। देखो, ये बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ पर, मतलब मुझे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा, उसके बिना ये और ये मैं बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। चलो ठीक है। बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है? देखो, ये आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, मॉलिक्यूल्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, तो इस ग्राफ से रिप्रेजेंट होता है। मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल पोजेसेस एक एवरेज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेकिन बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी एवरेज एनर्जी खूब बहुत कम होती है, और बहुत ऐसे कम मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी एवरेज एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। फिर से वही एग्जांपल कॉलेज का लूंगा या आपके क्लास का लूंगा। आपके क्लास में बहुत सारे बच्चों को एक एवरेज मार्क्स आते हैं हर बार। देखो, या कहीं पे भी, किसी भी क्लास में बहुत सारे लोगों को एक एवरेज मार्क्स आते हैं, ठीक है। और बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको, जो पढ़ाई में बहुत बहुत डल है, ठीक है, वो बहुत कम है ऐसे। लेकिन बहुत कम, उतने ही, मतलब बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो बहुत शार्प होते हैं पढ़ाई में। ओके, तो एवरेज से ज्यादा शार्प बच्चे ये भी कम रहते हैं, और डल बच्चे ये भी कम रहते हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में एक कॉमन फैक्टर हमें दिखाई देता है एक पर्टिकुलर रेंज की तरफ। ओके, तो इसी को हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ओके, मतलब रैंडमली मैं किसी अननोन क्लास में चला जाऊं, ठीक है, अननोन क्लास में चला जाऊं, और उसको मैं किसी भी एक बच्चे को खड़ा करके कुछ पूछूं, तो एक्सपेक्टेड है कि अ, एक एवरेज आईक्यू का बच्चा ही मुझे मिल जाए। मैं रैंडमली अगर प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करूँ ना, तो रैंडमली वही मिल जाए। ओके, बहुत गलती से ऐसे होगा कि जो डफर है उसी को एक रैंडम टीचर ने उठा दिया जो उनको नहीं पहचानता। ऐसे बहुत मतलब रेयरली होता है। या फिर बहुत होशियार बच्चे को ही एक क्वेश्चन पूछ लिया, इजी क्वेश्चन होशियार बच्चों को ही पूछ लिया, ये बहुत रेयर होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में एवरेज बच्चों को ही पिक किया जाएगा, या एवरेज मॉलिक्यूल को ही पिक किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम किसी मॉलिक्यूल की स्पीड कैलकुलेट करें, तो हमारी मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी होगी? ये एवरेज की होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा है। तो इसी को हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, MP। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब यहाँ पे भी थोड़ी सी एक्यूरेसी और चाहिए, तो हम क्या कहते हैं? एवरेज, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का रूट लेते हैं, ठीक है। उससे भी हम एक एग्जैक्टली वैल्यू निकालने का ट्राई करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू, कि हमें मोस्ट प्रोबेबल तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन सबसे प्रोबेबल आईक्यू कितना होगा या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितना होगा, वो फाइंड आउट करने के लिए ये है RMS, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये 3 चीजें हैं वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। दिमाग में इतना मत ये करो, हो सके तो ये रेशियो फाइंड आउट ये रख दो बस, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज एंड RMS। ओके, मोस्ट प्रोबेबल को 1 लिया तो 1.128, और इसका ये ओवरऑल मतलब क्या कहें, एक रूट मीन स्क्वायर का कोरिलेशन है, ठीक है। तो ये 2-3 वैल्यूज अगर याद कर लो, तो आप किसी भी स्पीड को किसी दूसरे स्पीड में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, बहुत वेटेज वाला या बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ऐसी कुछ बात यहाँ पे नहीं। सिर्फ ये 3 अलग अलग स्पीड रहते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। एनालिसिस के तरीके हैं बेसिकली। ओके, नेक्स्ट वन, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो उसके कुछ पोस्टुलेट्स है। सबसे पहले, गैसेस ऑफ गैसेस हैव लार्ज एम्प्टी स्पेस फर्स्ट, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसीलिए तो सारी चीजें हम गैसेस में कर देते हैं, आयनाइजेशन, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैसेस में, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। पार्टिकल्स ऑफ गैस आर ऑलवेज इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन, कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन, ठीक है, मूव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन। कब तक? जब तक कोलिजन नहीं होगा। कोलिजन ऑफ वन मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक, गैस मॉलिक्यूल्स का कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है, तो ये कोई वेलोसिटी वगैरह कम या ज्यादा नहीं होगी, परफेक्टली इलास्टिक। एट एनी पर्टिकुलर टाइम, different particles in the gases have
डिफरेंट स्पीड एंड हिंस डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। तो कंटेनर में सारे गैसेस की स्पीड सेम थोड़ी ना होगी, ठीक है, किसी की छोटी होगी, किसी की बड़ी होगी, स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है। ओके, तो ये मतलब ये बिहेवियर है उनका ना। रियल गैस मतलब आइडियल गैसेस से रियल गैसेस कैसे अलग बिहेव करते हैं, उनका ये कोरिलेशन सिंपल सा। प्रेशर वॉल्यूम के लिए हमने देखा था, प्रेशर वॉल्यूम एक कर्व रहता है, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, रियल गैसेस एंड आइडियल गैसेस। हम आइडियल गैसेस के लिए कम एक ऐसे सोच रहे हैं कि प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम उतना ही कम होगा, राइट, कुछ पर्टिकुलर फैक्टर से। वैसे होता नहीं है, देखो यहाँ पे रियल गैसेस ना बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस होते नहीं है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा रखो ना, वॉल्यूम उतना मतलब प्रेशर बढ़ाने के बाद वॉल्यूम उतना कम नहीं हुआ रियल गैसेस, थोड़ा सा ज्यादा रहा, ठीक है। तो जैसे हम सोचते हैं वैसा नहीं है, थोड़ा सा डेविएशन तो आता ही है। या फिर पीवी मल्टीप्लाइड बाय पी, प्रेशर के लिए बारे में है, ठीक है। तो ये आइडियल गैस कांस्टेंट रहना चाहिए, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। वैसे होता नहीं है, डेविएशन दिखाता है, तो हम इसको डिटेल में देखेंगे अभी धीरे धीरे। डेविएशन आता क्यों है, रीजन क्या है। तो पॉस्टुलेट में दो गड़बड़ी है, ठीक है, दो प्रॉब्लम है। एक फर्स्ट पॉस्टुलेट में कहा गया था नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, जो कि गलत है। मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, गैसेस के बीच में भी, ठीक है, फर्स्ट। एंड सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस इज निग्लिजिबली स्मॉल, मतलब गैसेस का जो वॉल्यूम है वो बहुत बहुत स्मॉल रहता है और वो निग्लिजिबल रहता है। तो ये दो करेक्शन हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। इस करेक्शन करने के बाद ये डेविएशन हम निकाल पाएंगे, या डेविएशन को हम करेक्ट कर पाएंगे। तो इन दो डेविएशंस को या इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये करेक्टिंग फैक्टर है। ओके, तो ये फर्स्ट करेक्टिंग फैक्टर, जहाँ पे आइडियल प्रेशर इज इक्वल टू, हमें कोरिलेट करना है, टोटल प्रेशर प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी। एन मतलब अगेन एक कांस्टेंट, ए मतलब कांस्टेंट, एन फिर से वही बात, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, वी मतलब वॉल्यूम। ये फर्स्ट करेक्शन। एंड सेकेंड करेक्शन वी माइनस एन बी, ये सेकेंड करेक्शन, ठीक है, वी माइनस एन बी। वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट करेक्शन फैक्टर। दो करेक्शन फैक्टर, एक ये वाला एंड ये दूसरा ये वाला, ठीक है। एक करेक्शन फैक्टर प्रेशर में है और दूसरा करेक्शन फैक्टर वॉल्यूम पे है। इसलिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हमारा इक्वेशन है ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये हमारा इक्वेशन है। एक करेक्शन फैक्टर प्रेशर में डाल दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पी की जगह पे ये वैल्यू डाल दी पूरी, ओके। और दूसरा करेक्शन फैक्टर वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम की जगह पे ये फैक्टर डाल दिया। तो हमारा रियल गैसेस के लिए जो इक्वेशन बनता है तो ये बनता है पी ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ओके, आपके एग्जाम में क्या एक्सपेक्टेड है, मुझे इस पे न्यूमेरिकल नहीं आ सकता, या न्यूमेरिकल मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है इस फॉर्मूले पे, लेकिन ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ठीक है, फॉर्मूला पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल के चांसेस मुझे थोड़े से कम लगते हैं, क्योंकि ए आर बी का कांस्टेंट देना, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल लगती है, लेकिन क्वेश्चन या इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, करेक्टिंग फैक्टर है, मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम को करेक्ट करने के बाद ये रियल गैसेस के लिए हुआ,
हम एक आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, दिस वन इज आइडियल गैस इक्वेशन, ये सबको याद रहता है, सबको मालूम है, यूनिवर्सल फॉर्मूला, सबको पता चलता है इसको, लेकिन ये रियल गैस का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना, वी स्क्वायर है यहाँ पे, ओके। अब देखेंगे क्वेश्चंस में इस पे कितने क्वेश्चंस आते हैं कितने नहीं आते, वो एक देखेंगे। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। अगर आपको याद है तो मैंने आपको क्या कहा था, एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में कि एक पिस्टन है, यहाँ पे एक वॉल्यूम है, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे वॉल्यूम 100 था, मैंने इसको 2 कर दिया तो इसका वॉल्यूम ये 2 कर दिया, 1 + 1, तो इसका वॉल्यूम रहेगा 50। बाद में और ये कर दूंगा तो मतलब 3 कर दूंगा तो क्या 0 हो जाएगा, तो नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे जो कॉम्प्रेशन है, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है, क्या सेम यहाँ पे है क्या? कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर या यहाँ पे जितना कॉम्प्रेस हो रहा है 1 से 2 में कन्वर्ट करते टाइम जितना कॉम्प्रेस हुआ, क्या उतना ही कॉम्प्रेस 2 से 3 करते टाइम हुआ क्या? यस और नो, बताओ तो मुझे। जितना गैस यहाँ पे कॉम्प्रेस हुआ है 1 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर करते टाइम जितना कॉम्प्रेस हुआ, क्या उतना ही कॉम्प्रेस हुआ 2 से 3 में कन्वर्ट करते टाइम? नहीं ना। अब देखो, अब कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जो आप थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दो तो वॉल्यूम सडनली डिक्रीज कर देंगे, ठीक है, सडनली डिक्रीज कर देंगे। और कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जिनका आप प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज करो, वॉल्यूम पे बहुत कम इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, बहुत कम डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये गैसेस के प्रॉपर्टीज है, इसी को हमें हमें फाइंड आउट करना है, इसी को हम कहते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो प्रेशर बढ़ाने के बाद बेसिकली क्या इफेक्ट होता है, कॉम्प्रेशन कितना होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, क्या होता है, ये हमें देखना है ना। सबसे पहले आइडियल कंडीशन में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आइडियल कंडीशन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितना प्रेशर बढ़ाओगे, ठीक है, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर बढ़ना नहीं चाहिए या घटना भी नहीं चाहिए। मतलब आप 1 एटमॉस्फेयर से 2 कर दो तो वॉल्यूम कितने से कम हुआ, 50 से ना, तो 2 से 3 कर दो तो 50 से ही कम होना चाहिए, बस ये आइडियली हमें एक एक्सपेक्टेशन है, बस आइडियली सिंपल एक्सपेक्टेशन हमारा ये है कि 1 से 2 कर दो, जो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर ना, प्रैक्टिकली होगा नहीं, ये तो सबको समझ में आता है। अब प्रैक्टिकली होता क्या है, देखो, प्रैक्टिकली अलग अलग प्रेशर पे कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर पहले कम होता है बाद में इंक्रीज होता है, पहले कम होता है बाद में इंक्रीज होता है, ठीक है। ये कुछ वेरिएशन दिखाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब देखो, क्लास में दो तरीके के बच्चे होते हैं, ओके। एक ऐसे होता है जो टीचर ने थोड़ा सा उसको डांट दिया, थोड़ा सा डांट दिया तो वो घबरा जाता है एकदम से, ठीक है। और दूसरे टाइप के बच्चे तो आप समझ गए होंगे कि टीचर मतलब इतने डांटते, इतना डांटते, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ओके। तो दोनों भी टाइप के बच्चे रहते हैं, उसी हिसाब से दोनों भी टाइप के गैसेस रहते हैं, जो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाने के बाद बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाएंगे, एंड सेकेंड बहुत प्रेशर बढ़ाने के बाद भी थोड़ा भी हिलते नहीं है गैसेस, उन्हीं को हमें देखना है। इफ जेड इज ग्रेटर देन 1, मतलब कॉम्प्रेसिबल फैक्टर बहुत ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1 है, देयर आर मोर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेस, मतलब ऐसे गैसेस को कॉम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है। तो आप समझ लो ये कौन से बच्चे होंगे, ठीक है, और अपने हिसाब से अपने अपने आप को इसमें ढाल दो, ये z इज इक्वल टू आप 1 हो कि z इज इक्वल टू मतलब लेस देन 1 हो, ये समझ लो। एट इंटरमीडिएट प्रेशर मोस्ट गैसेस हैव z लेस देन 1, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज करो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ओके। दस गैसेस शोज आइडियल बिहेवियर व्हेन द वॉल्यूम ऑक्युपाइज लार्ज स्पेस, ओके। तो ये हो गए गैसेस के बिहेवियर्स ऑन द बेसिस ऑफ जेड, मतलब जेड की वैल्यू 1 से ग्रेटर तो ये जल्दी कॉम्प्रेस होंगे नहीं, ठीक है, एंड व्हेन जेड इज लेस देन 1 तो ये बहुत जल्दी कॉम्प्रेस हो जाएंगे, ये पहला फैक्टर। सेकेंड फैक्टर आइडियल बिहेवियर, मैंने बता दिया कि आइडियली ये सारी चीजें होती रहती है, मतलब आइडियली कोई टीचर एक थोड़ा बहुत गुस्सा करे तो सब क्लास शांत हो जाता है, ये आइडियली होता है, ओके। लेकिन ये आइडियली मतलब ये गैसेस के स्टेज में है, कैसे हम इसको कंसिडर करेंगे कि कब होगा, तो जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है ना, तो आइडियली ये कंडीशन होती है, ठीक है। ये आइडियल बिहेवियर, सारे गैसेस आइडियल बिहेवियर जनरली कब दिखाते हैं, जब वॉल्यूम ज्यादा होता है,
Thus gases shows ideal behavior when the volume occupied is larger. तो compression के लिए थोड़ी सी जगह हो, ओके, तो वहां पे हो सकता है. Next point, the temperature at which real gas obeys ideal gas over an appreciate range. That pressure is called as gases range of pressure, a particular range of pressure that called Boyle's temperature or Boyle's point. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे ही ये काम करेगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है ना. यहाँ पे देखो प्रेशर वेरी कर रहा है, वॉल्यूम वेरी कर रहा है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, ठीक, बहुत सारे फैक्टर्स वेरी कर रहे हैं. मेन चीज ये समझना है, कॉम्प्रेसिव फैक्टर जेड, जेड ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 याद रहना चाहिए. और जेड का फॉर्मूला तो एकदम सिंपल है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है ना. सब जगह को एक जगह पे लेके आओ, सब फैक्टर्स को, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एनआरटी. तो ये इसको भी यहाँ पे लेके आओ, जेड फैक्टर हो जाएगा ना. ये समझ में आ गया सबको, ठीक है. यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आई होप सो. कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं है, एकदम समझ में आ गया सबको. हाँ, और अपने आप को आपने डिसाइड भी कर लिया आप कहाँ पे हो, कैसे हो, ठीक है. इसमें अज्यूम करता हूँ. आगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस. अब क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम को देख लो, ठीक है. कोई भी एक ये लेके आएंगे, कोई भी एक मैटर, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड, जो भी आप बोलो, CO2 ले लेंगे. CO2 गैसेस में है, हमें उसको लिक्विड में लेके आना है, ठीक है, लिक्विड में लेके आना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम घटाएंगे, ठीक है, ट्राई करेंगे कंप्रेस करने का जिससे ये लिक्विड में आ जाए, ओके. लेकिन फिर भी एक फैक्टर बचता है, वो है टेम्परेचर. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, सपोज 50 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रेशर वॉल्यूम का चेंज ट्राई करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ऐसे करेंगे, तो हमें ये ग्राफ मिला. लेकिन यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है. तो नेक्स्ट केस में हमने टेम्परेचर को चेंज किया थोड़ा सा, ओके, टेम्परेचर को घटा दिया, थोड़ा सा कम किया. अब प्रेशर वॉल्यूम चेंज करते गए हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर. कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब अलग है हम, फिर भी यहाँ पे कोई हमें लिक्विड नहीं मिला, कौन से भी पॉइंट में हमें लिक्विड नहीं मिला, ओके, फेल हो गया ये भी एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट हमने फिर से एक टेम्परेचर इंक्रीज किया या छोटा सा घटा दिया टेम्परेचर को, एंड देन प्रेशर एंड वॉल्यूम को चेंज किया, ठीक है. तो एक ऐसे पॉइंट मिला हमें जहाँ पे ये थोड़ी देर के लिए ये लिक्विड बना, ओके, थोड़ी देर के लिए ये लिक्विड बना. तो उस टेम्परेचर को कहा गया क्रिटिकल टेम्परेचर, उस प्रेशर को कहा गया क्रिटिकल प्रेशर, और उस वॉल्यूम का कहा गया क्रिटिकल वॉल्यूम, ओके. तो ऐसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, ये सारी चीजें निकाल सकते हैं. क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये बेसिक एक फंक्शनलिटी है कि जिससे हम किसी भी गैसेस के लिए ये क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम का एक पॉइंट निकाल पाए, ओके. आप कहोगे इसका हमारे फील्ड से क्या लेना देना, तो यही सारी चीज़ों का सोल्यूबिलिटी पे इफेक्ट होता है, और आपको सोल्यूबिलिटी देखनी पड़ती है, सॉल्यूशन में हो या बहुत सारी चीज़ें ना. आप सॉल्यूशन चैप्टर तो आपने पढ़ा है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सोल्यूबिलिटी वगैरह फैक्टर देखना पड़ता है. ब्लड भी हमारा सॉल्यूशन है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है. तो ये छोटा सा एक इंफॉर्मेशन बेस्ड था ये पॉइंट, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस. नेक्स्ट वन, वेपर प्रेशर. ये कंसेप्ट सिर्फ इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट है इस चैप्टर में, ओके. इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इन इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पे एक कंसिडर करेंगे, ठीक है, एक गैस है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इन इक्विलिब्रियम विथ अ सॉलिड और लिक्विड. अच्छा ये नहीं ले सकते, सॉलिड और लिक्विड लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे बीकर है, बीकर में लिक्विड है, और यहाँ पे कुछ गैसेस है, ठीक है. तो ये गैसेस के बारे में बात कर रहा हूँ. सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड और लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर. तो इसको कंटेनर को क्लोज भी कर दो एट अ गिवन टेम्परेचर. तो इसको टेम्परेचर कुछ मेंशन कर दो 30 डिग्री एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. मतलब जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ये जहाँ यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर. कौन करते हैं, गैसेस करते हैं. कब करते हैं, जब वो लिक्विड या सॉलिड के साथ इक्विलिब्रियम में रहे.
एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो उसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर। तो ये हो गई डायग्राम और डेफिनेशन। सिंपल सा लॉजिक, इसमें तो बहुत सारा डिटेल में हमने बात की थी, अगर आपको याद होगा तो। एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। मतलब 1 एटमॉस्फेयर में बॉइलिंग पॉइंट को नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इफ प्रेशर इज 1 बार देन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। दोनों में डिफरेंस है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एंड स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हमने टेम्परेचर को भी, सॉरी, प्रेशर को इंक्रीज किया था। ओके, या बॉइलिंग पॉइंट का भी वेपर प्रेशर के हिसाब से हमने डेफिनेशन देखा था बॉइलिंग पॉइंट का, क्लास 12 में देखा था सॉल्यूशन चैप्टर में, अगर आपको याद होगा तो। यहाँ पे हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, क्लास 11th में इतना नहीं था, सिर्फ वेपर प्रेशर की डेफिनेशन था। अब आपको शायद लिंक लगती होगी क्लास 11th में क्यों बेसिक था, या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है, या सिलेबस कैसे डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, देखो। और ये सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना, इनको सिर्फ नीचे से मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे, राइट, ऊपर से नहीं करेंगे, ऊपर तो लिक्विड है ही नहीं, सिर्फ नीचे से अट्रैक्ट करेंगे। इस मॉलिक्यूल को तो सारी तरफ से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीरियर जो मॉलिक्यूल है उनका अट्रैक्शन फोर्स सारे डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे जो है ना सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उनको अट्रैक्शन फोर्स सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो नेट अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड्स द लिक्विड है। सो सरफेस टेंशन क्या है, बेसिकली सरफेस टेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेस इन मॉलिक्यूल की, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उनकी टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेस टू श्रिंक इनटू द मिनिमम सरफेस एरिया, टू श्रिंक इनटू मिनिमम सरफेस एरिया। इस टेंडेंसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। और क्यों होता है ऐसे, क्योंकि ये नीचे के मॉलिक्यूल्स उसको खींचते हैं, तो ये मॉलिक्यूल भी चाहते हैं अंदर आने के लिए, तो उससे होगा क्या, ये एक ऐसा पाथ या ऐसा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते, एक शेप बनाएगा जिससे सरफेस टेंशन, उसका सरफेस छोटा हो, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल अंदर आना चाहते हैं बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। और अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू गैस। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। नेक्स्ट वन, विस्कोसिटी। पहले तो विस्कोसिटी को समझो, विस्कोसिटी क्या है। देखो, सपोज ये पाइप है, या मैं 2 डायमेंशनल एक सरफेस लिखूँ, मतलब एक 2 डायमेंशनल ट्राई करूँ लिखने के लिए, तो ये एक सरफेस है और यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये सरफेस है। और वाटर हमारा अब ना, कहाँ गया वाटर का कलर, ब्लू कलर। तो यहाँ से वाटर मूव हो रहा है, सपोज ये सरफेस से ये उसका लेवल है, ठीक है, वाटर मूव हो रहा है। तो वाटर में यहाँ पे लेयर्स रहेंगी, ऑब्वियस है। तो ये पहला लेयर, ये दूसरा लेयर, ठीक है, ये ऊपर का तीसरा लेयर। तो विस्कोसिटी किसे कहते हैं, विस्कोसिटी ये स्टेशनरी फेज है हमारी, स्टेशनरी। और ये सरफेस क्या करता है, ये वाटर को यहाँ से जाने नहीं देता, या यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से ये जा नहीं पाता, वाटर बहुत फास्ट आगे बढ़ नहीं पाता फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। मतलब ये सरफेस यहाँ पे एक रिटार्डिंग फोर्स बना रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स बना रहा है फ्रिक्शन की वजह से। फिजिक्स का थोड़ा सा यूज करो, रिटार्डिंग फोर्स। ये जो रिटार्डिंग फोर्स है या अपोजिंग फोर्स है, इसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। ओके, विस्कोसिटी। तो यहाँ पे विस्कोसिटी, फर्स्ट लेयर में विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, सेकेंड में कंपेरेटिवली कम होगी, क्योंकि ये बढ़ते जा रहा है ना, फर्स्ट लेयर बढ़ते जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्टेशनरी फेज है। लेकिन यहाँ पे अब सेकेंड लेयर को उतना ज़्यादा अपोजिंग फोर्स नहीं होगा, एंड थर्ड लेयर को तो बहुत ही कम अपोजिंग फोर्स होगा। तो यहाँ पे विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पे विस्कोसिटी थोड़ी सी कम हो गई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे होगी लेकिन थोड़ी सी होगी, यहाँ पे विस्कोसिटी तो ना के बराबर होगी, ठीक है। तो विस्कोसिटी मतलब अपोजिंग फोर्स, इतना याद रखो। वन सेंटेंस में अगर आपको याद रखना है कि व्हाट इज मीन बाय विस्कोसिटी, इट इज नथिंग बट अपोजिंग फोर्स। ओके, अब ये बहुत से फैक्टर पे डिपेंड करेगा ना, तो ये सरफेस पे डिपेंड करेगा, ये कितना सरफेस है, ये रफ सरफेस है कि नहीं, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हमें यहाँ पे देखने होंगे, सरफेस पे, एरिया पे, ये सारी चीज़ें। सो अब थ्योरी को देखते हैं। ये तो हो गया जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था एक लाइन में, अगर मुझे जितना समझ में आया मैं आपको बता दिया कि एक लाइन में विस्कोसिटी मतलब अपोजिंग फोर्स। इफ द विस्कोसिटी ऑफ लेयर एट अ डिस्टेंस dz is changed by the value du, then viscosity gradient is given by the amount du upon dz। मतलब क्या है, du upon dz कितना चेंज होता है विस्कोसिटी में, चेंज। ओके, अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ लेयर, ये फ्लो होने के लिए कुछ फोर्स लगता है। दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लेयर। तो ये फोर्स इज इक्वल टू क्या रहता है, एरिया।
into, obviously this force is proportional to area of contact of layer and वेलोसिटी ग्रेडियंट जो हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। तो ये सिंपल कुछ फॉर्मूलेज है, मैथमेटिकल फॉर्मूलेज, जिससे हम फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट डालने के लिए एन डाल दिया, मतलब विस्कोसिटी। तो सिंपल सा लॉजिक है, बाकी कुछ भी नहीं। एंड यस, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है, विस्कोसिटी लास्ट पॉइंट है इसका। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे कोई डाउट वगैरह कुछ है क्या? क्वेश्चन चैप्टर में कुछ डाउट कुछ है तो पूछ लो। कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, रिपीट करना है, देन जस्ट लेट मी नो। सबको मैसेज डालना है ताकि मुझे पता चले, या तो कोई समझ में नहीं आया होगा पॉइंट तो वो बताओ, अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो नो डाउट डाल दो, ताकि मुझे तो समझे कि आप किस हालत में हो फिलहाल। देखो कैसे है ना, मैं आपसे क्वेश्चन कर करके ना आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन क्या होगा, बहुत टाइम जाएगा, इसलिए मैं मतलब मैं आपको, मुझे फास्ट रिवीजन लेनी ही पड़ती है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता उस चीज़ को। और आप तो मतलब मैं ऐसे मानता हूँ कि आप यहाँ पे फास्ट रिवीजन के लिए हो ना, कि पूरा थ्योरी अगर फास्ट हो जाए तो थोड़ा सा फर्निश हो जाएगा नॉलेज का। ओके, कॉम्प्रेसिव फैक्टर नहीं समझा, वेलोसिटी नहीं समझा, ओके वेलोसिटी मतलब अपोजिंग फोर्स होता है, विस्कोसिटी मतलब अपोजिंग फोर्स होता है। ओके, वन बाय वन जाता हूँ मैं। जो पहले डाउट आया था कॉम्प्रेसिविटी फैक्टर, तो मैं उसको बता देता हूँ। ओके, देखो क्वेश्चन किसने पूछा था? हाँ संजना, अब मुझे आंसर दो। हाँ आप, ये कंटेनर है सपोज, ठीक है, ये कंटेनर है, वही एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, फिर से चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ धीरे धीरे आपको फोकस करके ले रहा हूँ। यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, सपोज बाहर का प्रेशर, और यहाँ पे वॉल्यूम है 100 लीटर, राइट। सपोज मैंने इसको प्रेशर को बढ़ा दिया, ठीक है, यहाँ पे वेट रखा या कुछ रखा और उसको मैंने 2 एटमॉस्फेयर कर दिया, और वॉल्यूम हो गया 50, राइट। तो ये कितने लीटर से कॉम्प्रेस हो गया बताओगे? एक तो मानती हो ना, ये कॉम्प्रेस हो गया, ये गैस तो कॉम्प्रेस हो गया, कितने लीटर से कॉम्प्रेस हुआ संजय? 50 लीटर से कॉम्प्रेस हुआ, ठीक है। और कितना प्रेशर इंक्रीज करने के बाद ये कॉम्प्रेस हुआ? 1 मतलब डबल करने के बाद। हाँ, मतलब 1 एटमॉस्फेयर इंक्रीज करने के बाद ये कॉम्प्रेस हुआ 50 लीटर, ठीक है। तो क्या इसी स्पीड से लॉजिकली मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर मैं आगे 1 लीटर 1 एटमॉस्फेयर इंक्रीज करूँ, और 1 एटमॉस्फेयर और प्रेशर बढ़ाऊं, तो और 50 लीटर कॉम्प्रेस होना चाहिए। एम आई राइट? यस। अगर मैं वैसे करूं तो वॉल्यूम तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि मेरा वॉल्यूम 100 लीटर था, एक बार 50 हो गया, आधा हो गया, अब आगे तो आधा, मतलब तो ये जीरो हो गया। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं। नहीं। तो कभी भी हाँ, मतलब कॉम्प्रेशन जो होता है ना, वो 100% नहीं होता। ओके, प्रैक्टिकली आइडियली हम कह सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर स्पीड से ही चलता है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। गॉट इट? यस। तो जब भी हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कुछ रेशियो में डिक्रीज होगा, मतलब कभी भी बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा नहीं, तो बहुत कम डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा लेकिन कम या ज्यादा होगा, वो रेशियो को हम देखना है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। नो गेट इट? कम तो होगा यस। लेकिन उसका स्पीड कम या ज्यादा होगा, ठीक है। आइडियली हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये उस रेशियो से होना चाहिए। अब ये कम, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, तो ये तो रियल गैसेस का बिहेवियर है, वो तो आइडियल बिहेवियर दिखाएंगे। उसी को फाइंड आउट करने के लिए हम ये जेड इंट्रोड्यूस किया गया। अब उसके दो ही चीजें हो सकती है, या तो जेड इज ग्रेटर देन 1 या जेड इज लेस देन 1। तो ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है कि वो गैस कॉम्प्रेस जल्दी होगा ही नहीं,
Z इज ग्रेटर देन 1 मतलब डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेस, वो गैस कॉम्प्रेस होगा नहीं जल्दी, ठीक है, रियल गैस। एंड इफ Z इज लेस देन 1 तो ये बहुत इजीली कॉम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? हाँ सर। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला भी है, प्रैक्टिकली अगर निकालना है आपको ना Z की वैल्यू तो यहाँ से निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वाज विस्कोसिटी, नहीं समझा, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ विस्कोसिटी। ओके, अब क्वेश्चन मुझे आंसर दो। हाँ, फर्स्ट तो लॉजिक आपको समझ में आ गया कि विस्कोसिटी मतलब क्या है, रिटार्डिंग फोर्स या अपोजिंग फोर्स, ठीक है। कोई भी एक चीज अगर आगे जा रही है तो उसको कुछ ना कुछ तो अपोज करेगा ना, तो वो जो फोर्स है उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। अब सपोज ये प्लेट है, प्लेट आगे जा रही है, ठीक है, और उसका रिटार्डिंग फोर्स कुछ ना कुछ होगा, ओके। लेकिन अगर ये प्लेट छोटी है, फर्स्ट केस प्लेट छोटी है, एंड सेकेंड केस प्लेट बड़ी है, दोनों तरफ विस्कोसिटी सेम होगी, यस और नो, होगी कि नहीं होगी, क्या लगता है? प्लेट का साइज देखो, सेम नहीं होगी। सेम नहीं होगी। नहीं होगी, ओके। यही तो हमें देखना है कि ये सेम नहीं होगी, मतलब ये किस पे डिपेंड है, तो ये फ्रिक्शन पे डिपेंड है ना यहाँ पे, या फिर फोर्स पे डिपेंड है, हाँ सर। फोर्स। यहाँ पे यही तो किया है, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये जो फ्रिक्शन है ना, ये किस पे डिपेंड है, एरिया पे डिपेंड है। मतलब विस्कोसिटी जो है, जो आप रिटार्डिंग फोर्स है, वो किस पे डिपेंड है, इस ये एरिया पे तो डिपेंड है, एरिया ज्यादा रिटार्डिंग फोर्स ज्यादा, एरिया कम रिटार्डिंग फोर्स कम। यहाँ पे प्लेट का एग्जांपल लिया, मॉलिक्यूल में हम बेसिकली सरफेस एरिया या बाकी की चीज़ें यूज़ करेंगे, ओके। अब इसको थोड़ा सा समरअप कर दूँ थ्योरी के हिसाब से, तो पहला पॉइंट यहाँ पे जो ये है एफ है, इसको यहाँ पे कहीं पे तो उन्होंने मेंशन किया, यस, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ लिक्विड, तो ये फ्लो मेंटेन करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड, लेकिन ये अपोजिंग फोर्स को ओवरकम करके ज़्यादा फोर्स चाहिए, तभी तो ये फ्लो होगा, राइट। तो ये फोर्स इसको ओवरकम करने के बाद कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स है, ठीक है। तो ये टोटल फोर्स कितना है, टोटल फोर्स कितना है, तो ये टोटल फोर्स इज इक्वल टू रिटार्डिंग फोर्स प्लस ये जो मूव कर रहा है ना जो स्पीड से, वो डी यू अपॉन डी जेड। समझ में आया? टोटल फोर्स कितना है जो यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो ये रिटार्डिंग अपोजिंग फोर्स प्लस जो वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है वो, तो यहाँ से ये इक्वेशन निकल गया। सर डी यू फोर्स के लाइन में ही हो, मतलब फोर्स के डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन होगा क्या? उसके अपोजिशन भी जा सकता है क्या डी यू यस, ये फोर्स के? यस फोर्स के डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स मतलब क्या है, एक तो अपोजिंग फोर्स प्लस वेलोसिटी, ओके। देखो ना, एक एक सपोज ये एक सरफेस है और यहाँ पे कार को मूव करना है, तो कार को मूव करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तो ये फोर्स ये जो फ्रिक्शन है उससे ज्यादा होना चाहिए, ये फोर्स। अब जितना ज्यादा फोर्स होगा, फ्रिक्शन तो कांस्टेंट है ना, लेकिन ये हाँ वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी फिर, मतलब जितना ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, राइट। हाँ तो टोटल फोर्स में कैसे गिनूंगा, टोटल फोर्स इज नथिंग बट एक तो अपोजिंग फोर्स जिसको यहाँ पे कहा गया ए प्लस वेलोसिटी, गॉट इट। हाँ सर। तो सिर्फ यही है फॉर्मूला, फोर्स इज नथिंग बट रिटर्निंग फोर्स प्लस वेलोसिटी। तो प्लस प्लस मतलब प्लस करना थोड़ा सा लॉजिकल नहीं होगा, यहाँ पे डी अपॉन डी जेड ये मल्टीप्लिकेशन किया है, मतलब फॉर्मूला डाल दिया यहाँ पे टोटल फोर्स को निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्टडी बेसिकली वेलोसिटी के विस्कोसिटी के लिए है, तो विस्कोसिटी को बेसिकली अगर समझना है तो वो इसी लैंग्वेज से समझिए, तो चलो ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। ये फोर्स वगैरह ये सारी चीज़ें हमें आगे जो यूज करना है वो विस्कोसिटी का यूज करना है, हमें ये देखना है कि कौन सा ज्यादा विस्कस होगा कौन सा कम विस्कस होगा। और ये विस्कोसिटी मतलब क्या है, रिटार्डिंग फोर्स, और ये रिटार्डिंग फोर्स कहाँ से आता है, एक तो फ्रिक्शन से आता है, केमिस्ट्री में जो देखेंगे ना अभी वो देखेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी एक रिटार्डिंग फोर्स ही है, तो यही डिसाइड करेगा कि हमारी विस्कोसिटी कितनी होगी केमिस्ट्री में। हाँ, मैं केमिस्ट्री की बात करूँगा, फिजिक्स की बात नहीं करूँ, ये तो फिजिक्स के हिसाब से हो गया।
मुझे ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है। तो केमिस्ट्री में विस्कोसिटी डिफाइन कैसे करूंगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डिसाइड करूंगा। एग्जांपल वाटर और शहद ले लो, हनी। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शहद में ज़्यादा है, ठीक है, तो इसके इसलिए विस्कोसिटी भी ज़्यादा है। तो मुझे इस पे फोकस करना है आगे जाके, इस पे फोकस नहीं करना है, ये फोकस नहीं करना है, ये फोकस नहीं करना है। केमिस्ट्री में इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, हमारा फोकस इस पे है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सर मैं वही पूछने वाला था अभी कि अगर ऐसा रहा भी तो ईटा का वैल्यू क्या रहेगा अगर ऐसा आया तो, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो उसका कुछ, नहीं वो नहीं, फिजिक्स में यूज होगा ना सर? हाँ फिजिक्स का, इसमें ज़्यादा फोकस दूंगा। हमें ये कंसेप्ट यहाँ पे इसलिए डाली गई कि आगे जाके इस पे फोकस करना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। ठीक है सर। ओके, और किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है? ओके, बैक टू आवर पॉइंट कि एमसीक्यू के पास आते हैं। अभी कुछ एमसीक्यू लेंगे। कल किसी के एमसीक्यू आए तो नहीं थे, तो कुछ सवाल तो नहीं आता फिर उस चीज़ का कि सॉल्व करने का। एमसीक्यू होंगे तो डालते जाओ, ठीक है। चलो रैंडमली लेता हूँ अभी, कुछ पुराने भी क्वेश्चंस होंगे। हाँ ये पुराना क्वेश्चन, ओके। 10th में ये क्वेश्चन, 10th में ये फॉर्मूला, अगर आपको याद होगा, तो नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा। फॉर्मूला का नाम क्या था? ये एक लॉ है, मुझे याद नहीं आ रहा, एक 10th में है वो आपको सिलेबस में, तो मुझे याद नहीं आ रहा वो। ओके, क्वेश्चन को समझो, मैं सॉल्व करके देता हूँ आपको। इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन gases are placed, equal moles of hydrogen and oxygen gases are placed in a container with a pinhole through which both can escape. What fraction of the oxygen escape in the time required for one of the oxygen to escape, one of hydrogen to escape? ओके, तो सबसे पहली बात कि जो रेट ऑफ एस्केप रहता है ना, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, और वो भी अंडर रूट। तो ये कन्वर्टिंग फैक्टर है, पहली बात तो ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ये 10th में था, 10th में था ये। सो चलो ठीक है, इसको हमें यूज करना। सॉल्व कैसे करेंगे देखो, उन्होंने क्या बोला है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन, इसका याद नाम याद नहीं आ, यस, ग्राम्स लॉ, ग्राम्स लॉ, शायद ग्राम्स लॉ। ओके, शायद ये ग्राम्स लॉ ही। ओके, देखो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एस्केप इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन ऑफ ऑक्सीजन टू एस्केप। तो दोनों का मोल तो सेम दिया है। सबसे पहले तो मोल को हम कंसीडर करेंगे, सपोज एक्स कंसीडर किया, ठीक है, दोनों के मोल्स को, एक्स हाइड्रोजन एंड एक्स ऑक्सीजन। ओके, हमें क्या चाहिए कि हाइड्रोजन कितना बाहर जाना चाहिए, वन हाफ बाहर जाना चाहिए, तो वन हाफ एक्स टू बाहर जाना चाहिए, एक्स बाहर जाना चाहिए, दोनों की मोल सेम है तो इसका वन हाफ बाहर जाना चाहिए, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एस्केप इन द टाइम, मतलब टाइम तो सेम है, ऑक्सीजन कितना बाहर जाएगा उतना हमें देखना है। तो रेट तो फाइंड आउट कर लेंगे हम। रेट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों इक्वेशन लिखेंगे। तो ये तो हमारा हो गया थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो अगर हम रेट के बारे में देखें तो रेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ ऑक्सीजन ले ले इज इक्वल टू अंडर रूट, यही दो इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया, लेकिन ये इनवर्सली है ना, तो हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास नीचे आ जाएगा और ये ऑक्सीजन का ऊपर आ जाएगा, ठीक है। नाउ रेट वगैरह ये सारी चीजें निकालनी है, या फिर रेट मतलब क्या होता है, कितना चला गया बाहर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट का मतलब वही है ना, ठीक है। वैल्यूज डाल दें इसमें, रेट के बारे में बाद में बात करेंगे, वैल्यूज डाल दें। तो हाइड्रोजन का
2 मोलर मास। ऑक्सीजन का कितना रहता है? ऑब्वियसली 32, 16 इंटू 2, मतलब मोलर मास है ये 32। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ RH डिवाइडेड बाय RO2 इज इक्वल टू अंडर रूट 32 डिवाइडेड बाय 2। ये तो इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट, रेट मतलब क्या है? कितने स्पीड से चला गया, मतलब टाइम, क्वांटिटी चली गई डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम तो सेम होगा, राइट? तो यहाँ से कितनी क्वांटिटी चली गई? तो मैं सिर्फ हाइड्रोजन के लिए लिखूँ ना इस चीज को, रेट को, तो कैसे लिखूंगा? 1/2 हाइड्रोजन चला गया, मोल्स चले गए एक पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, तो ये हो गया रेट डिवाइडेड बाय इसकी कितनी क्वांटिटी चली जाएगी मालूम नहीं है। ओके, तो मैं इसको y लिखूंगा डिवाइडेड बाय पर्टिकुलर टाइम में। ओके, इज इक्वल टू अंडर रूट 32 अपॉन 2। टाइम कैंसल, 1/2 x ये मोल है। ठीक है, तो इसका मुझे सिर्फ सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व करना है। ओके, सो इसको इस रूट से बाहर निकाल सकते हैं क्या हम? ओके, कैलकुलेशन हो भी गया, वेरी गुड। चलो कैसे करेंगे? 2, 16, ठीक है, तो ये हो गया 4, 16 को बाहर निकाल लो, 4 हो गया। तो ये इक्वेशन क्या बना? 1/2 x y इज इक्वल टू 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, x अपॉन y इज इक्वल टू 8, x अपॉन y इज इक्वल टू 8 अपॉन 1, कुछ नहीं मतलब डिवाइडेड बाय 1 है, तो ये रेशियो क्या हो गया? 1/8। सी आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया, ये नहीं आया तो पूछ लो। आ गया समझ में? आगे भाई, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर मैं आपसे चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपसे चाहता हूँ। आइडियल गैस बिहेवियर कब होगा? वेरी गुड। सेकंड का आंसर होगा डी, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर हमने देखा था। ठीक है, क्वेश्चन डालता हूँ। चलो रैंडमली डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40, द एनर्जी ऑब्जर्व बाय ईच मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, and bond energy per molecule is okay. The kinetic energy of molecule per atom will be okay. Kinetic energy of atom per molecule। फॉर्मूले को देखना पड़ेगा, इससे फॉर्मूले आए तो नहीं अभी तक। चलो लॉजिकल है, इसको साइड में रखता हूँ, इसको बाद में लेंगे। इसको देना पड़ेगा ना पहले। देखो तो हिंट दे दूं, A2 मॉलिक्यूल है, एनर्जी एब्सॉर्ब बाय ईच मॉलिक्यूल, तो इसने कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली। ठीक है, ऑफ सब्सटेंसेस इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब हुई। द बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इतनी। तो ये जो एनर्जी ली ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल पर एटम विल बी, इस पूछा गया। तो ये जो एनर्जी ले ली ना, ये टोटल एनर्जी, इसमें से कुछ एनर्जी इसने बॉन्ड ब्रेक करने के लिए यूज कर दी, तो ई ब्रेक लिखता हूँ, तो बी लिखता हूँ। ओके, अब जो एनर्जी बची वो एनर्जी उसने काइनेटिक के लिए यूज कर, तो उन्होंने पूछा है काइनेटिक एनर्जी पर एटम कितनी होगी। क्वेश्चन लॉजिकल है, मैंने आपको लॉजिकली एक्सप्लेन किया, अब आपका काम है ट्राई करना।
ट्राई करके आंसर बता दो। नहीं दर्शना नहीं। अच्छा बाकी लोगों को नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा या क्लिक नहीं हो रहा। हाँ संजना करेक्ट हो, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन करो ना, कंफर्म आंसर आ जाएगा। करेक्ट संजना करेक्ट। नहीं दर्शन, हाँ देखो ओके, टोटल एनर्जी कितनी है, इतनी है ना 4.4 इंटू 10⁻19। उसमें से इतनी एनर्जी उसने यूटिलाइज कर दी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, ठीक है। मतलब आपके पास 100 रुपए है, आपने 50 रुपए का कुछ ले लिया, कितने बचे तो 50 रुपए बचे, उसी हिसाब से टोटल एनर्जी है, उसने कुछ यहाँ पे कंज्यूम की, बची कितनी 4.4 इंटू 10⁻19 टोटल एनर्जी है, उसमें से कितनी कंज्यूम हो गई 4.0 इंटू 10⁻19 कंज्यूम हो गई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, तो बची कितनी 0.4 इंटू 10⁻19 बची। तो ये कहाँ पे यूज होगी, तो ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। याद है मैंने अभी आपको कहा ना, वेलोसिटी के लिए हमने बात की थी ना, कि एक कार है, अभी कौशल के आंसर के लिए मैं बता दिया था कि क्या कार की वेलोसिटी कितनी होगी या कार की स्पीड कितनी होगी, वो कैसे फाइंड आउट होगा, रेजिस्टेंस के बाद जो बचती है वो एनर्जी ना। तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने हैं, 2, उन्होंने क्या पूछा है पर एटम, तो यहाँ पे पर एटम मतलब 2 एटम है, तो डिवाइडेड बाई 2 करो, कितना आएगा आंसर 0.2 इंटू 10⁻19। प्रॉब्लम ये है कि -19 तो ऑप्शन है ही नहीं। ये ऑप्शन से हाँ डी आंसर है। ओके समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, समझ में नहीं आया तो वो पूछ लो, मतलब ये करो। क्वेश्चन नंबर 19, इफ अ गैस expands at constant temperature it indicates that। सिंपल है, ए इफ गैस, ओके सो किसी ने तो आंसर दिया था, ए आंसर है इसका। इफ द गैस एक्सपांड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर वो एक्सपांड हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी ना, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। ओके 16 नहीं है 21 है, 21 को देखो। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस per molecule in SI unit at 25 डिग्री सेल्सियस will। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो ज्यादा ये रहेगा, अच्छा रहेगा। आंसर डी आता है इसका, ठीक है 6.17। एक बार सर कस कैसे सर बताता हूँ इसका आंसर, इसमें ये फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3RT अपॉन 2N, ये इसका फॉर्मूला है और उसके बेसिस पे ये निकाला। पुराना क्वेश्चन है और शायद मतलब ये इसको, चलो ठीक है अभी तो हमारे फॉर्मूले में लिस्ट में नहीं है ये, या एनसीईआरटी में भी ये फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सेम फॉर्मूला आज के डेट में भी
फिजिक्स में है आई राइट? हाँ सर, है सर। आज के डेट में भी ये फिजिक्स में है, ये फॉर्मूला केमिस्ट्री में नहीं है अभी। ओके, तो उसके बेसिस में निकाला। अभी इसको तो छोड़ दो। एट व्हाट टेम्परेचर द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ N2 वुड बी 1.6। ये भी पुराना है। पुराने में ये बहुत सारे लॉज वगैरह होते थे, अभी नहीं है। और वो भी अगर होंगे भी तो नीट को उतने ज़्यादा आते नहीं। नीट को कंसेप्ट बेस ज़्यादा आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा लेटेस्ट क्वेश्चन लेता हूँ 2000 के बाद के। ठीक है, 1 मिनट अभी। ये हो गया, ये देखो। सोचो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल, कैसे निकालोगे? सर ते हम्म, एक क्वेश्चन ते गेलं का संपला क्वेश्चन ते म्हणजे काय होतं, काय प्रॉब्लेम? ते कायनेटिक एनर्जीचं आता ते जुन्या सिलेबसला होतं, टेन्शन नको घेऊ. तुम्हाला फिजिक्स मध्ये येते आता, केमिस्ट्री मध्ये नको टेन्शन घेऊ. अच्छा 22.4 इंटू 18 करना है क्या? नहीं करना, नहीं करना है। 22.18 नहीं करना। 16 डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। और मास निकाल लो फिर इसका, एक एटम का मास निकाल लो, आंसर आ जाएगा। है ही क्या उसमें? डी आंसर नहीं है। डेंसिटी नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? डेंसिटी दी है आपको एंड मास निकालना है। मास ऑफ वन एटम कैसे निकालोगे? तो वाटर है, वाटर का मास कितना रहता है? 18 ग्राम। 18। ठीक है, लेकिन वो 1 मोल के लिए। अब 1 मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल्स? तो 6.023 इंटू 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल के लिए कितना? 1 मॉलिक्यूल का मास कितना नहीं मालूम, तो एक्स कर दो, क्रॉस कर मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 1 एटम का मास मिल जाएगा आपको, कितने ग्राम होगा वो। कैसे निकालेंगे? सो 18 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। यहाँ तक आई थिंक सब कुछ सर ए आंसर है। हाँ, ए आंसर आएगा, यस। तो ये ए आंसर है ए आंसर आएगा, ए आंसर। तो ये हो गया। ये क्या है? ये 6 इंटू 3। ओके, और ये डेंसिटी तो 1 ही है ना, तो सवाल ही नहीं आता, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 17 देख लो। वंडर वॉल्स रियल गैस एक्ट एज एन आइडियल गैस एट विच, ये हो गया था अभी। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर हो गया था। ठीक है, तो चलो अभी एक काम करते हैं, आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं। ओके, आपका काम फिर से वही है, बुक दिया है ना आपको, 50 क्वेश्चंस इस चैप्टर के भी करने हैं। नहीं आते तो मुझे भेज दो, ग्रुप पे डाल दो। ठीक है, तो दूसरे दिन हम डिस्कस कर लेंगे उसको, राइट। बाकी कुछ क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है ना? मैं लास्ट पूछ रहा हूँ सबको। हाँ, इस चैप्टर पे कुछ क्वेश्चन है क्या? ते सॉल्व केल्यावर सांगतो ना कौन सा? एमसीक्यू सॉल्व करून सांगतो ना हा सांगा ना. थेअरी मध्ये जे काय आता शिकवलं ते तर कळालं का? हा कळलं महत्वाचं. आणि बरं ठीक आहे, आपण जे घेतो याच्यामध्ये काही ऍड करायचंय का किंवा काही सबट्रॅक्ट करायचंय का? जे मेथड आपली चालली आहे त्याच्यामध्ये नाही सर बरोबर आहे बरोबर चालू आहे ना बाकीच्यांना? हे बघ, थेअरी फास्ट आणि जे काही इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट असेल ते सांगतो मी तुम्हाला मग त्याच्यामध्ये, पण विदिन 1 or
1.5 आवर चॅप्टर खतम, हे आपलं टार्गेट. ओके, पुढचं चॅप्टर थर्मोडायनामिक्स आहे. आय डोंट थिंक की तो एका दिवसामध्ये संपेल किंवा आपण संपवायला पाहिजे. त्याला मी 2 दिवस देणार आहे. थर्मोडायनामिक्स इम्पॉर्टंट आहे, वेटेज जास्त असतं. ओके सर. उद्याचं बघू आता, उद्या 2 दिवस लागतील. चल थांबूया, उद्या करू कंटिन्यू. बाय एव्हरीवन. एक्सक्यूज मी बाय सर. सर. अरे यार हाँ बोलो 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 दिशा बोलो. सर, टेस्ट सीरीज ढूंढी लेकिन कोई अच्छी मिल नहीं रही है ऑनलाइन. आपने कुछ ढूंढा था ना अनअकैडमी का, वो नहीं है क्या? अच्छा नहीं सर,